देखो क्रिस्टल लैटिस क्या है, मतलब कोई भी सॉलिड है, और सॉलिड दो तरह के, कौन कौन से, कौन कौन से, एमोर्फस और क्रिस्टलाइन। एमोर्फस मॉर्फस, मॉर्फस का मतलब होता है क्या क्या होता है, शेप, और एम का मतलब नो शेप। एमोर्फस का मतलब होती है इसकी शेप नहीं होती, मतलब शेप नहीं होती, शेप तो होती है उसकी, मतलब डेफिनेट शेप नहीं होती एमोर्फस की। एमोर्फस का नाम जो है ना एमोर्फस। तो दो होंगे, एक एमोर्फस और एक क्रिस्टलाइन। पढ़ेंगे कौन सा हम, क्रिस्टलाइन। सारा ज्यादा जो पूरा चैप्टर है ये क्रिस्टलाइन के ऊपर है। एमोर्फस ये रबड़ वबड़ दो चार पॉलीमर का एग्जाम्पल दिया और एमोर्फस खत्म। भैया एमोर्फस कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक है ना आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक क्योंकि आइसो का मतलब क्या है सेम, ट्रॉपिक का मतलब डायरेक्शन। अगर आप एक डायरेक्शन में जाएंगे, दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे, तीसरी डायरेक्शन में जाएंगे, तो जितनी भी डायरेक्शन में जाएंगे, किसी भी डायरेक्शन में जाने पर आपको मिलेगा जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, वो क्या है, वो सेम रहेंगी। किसमें, एमोर्फस में, और क्रिस्टलाइन में डिफरेंट होंगी। तो उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, एनाइसोट्रॉपिक। क्यों भाई, है ना, यहां तक पढ़ लेते हम। अब जब हमारा ये क्रिस्टलाइन है तो ये क्रिस्टल बने हुए कैसे होते हैं, पहले पढ़ते हैं। क्रिस्टल का मतलब एक लैटिस चीज होती है, जाल कह लो, लैटिस, स्पेस लैटिस। तो इस लैटिस क्या होगा, आप ये पिक्चर देखिएगा, ये है एक तरीके से जाल सा बना हुआ है। तो यहां पे ये ब्लैक 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 से क्या है, लैटिस पॉइंट है ना, ब्लैक ब्लैक क्या है, ये लैटिस पॉइंट है, ठीक है। और ये जो स्ट्रेट लाइन हमने जोड़ रखा है ना इन पॉइंटों को, ये कोई ऐसी कुछ लाइन होती नहीं पार्टिकल के बीच में। तो जहां पे ये ब्लैक ब्लैक है, डॉट डॉट है, यहां पे हम पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल या आयन लगा देंगे, ठीक है, ऐसे लगे हुए होते हैं वहां पे, ठीक है। तो जहां पे ये रहते हैं उसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइट, है ना। तो इस जाल में आप ये रख देंगे इसमें, तो ये पूरा का पूरा कहलाएगा क्रिस्टल लैटिस। आगे बाद में क्रिस्टल लैटिस क्या होगा, तो क्रिस्टल लैटिस जो बना हुआ है वो बहुत सारे यूनिट सेल से मिलकर बना हुआ है। यूनिट सेल से कैसे, ये पूरा जो क्रिस्टल है, आप इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट देखेंगे। स्मॉलेस्ट यूनिट कैसे, जैसे दीवार है, दीवार में क्या एक ब्रिक है, आपने एक ईंट के ऊपर एक ईंट रखते रखते आपने पूरी दीवार बना दी। तो दीवार जो बनाई 4 इंची की बनाए, या 9 इंची की बनाए, या 16 इंची की, या 20 इंची की बनाओ, तो उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, वो ईंट है ना। ऐसे ही के नाम ये जो पूरा सॉलिड बना हुआ है, इस सॉलिड में एक चीज लगातार रिपीट हो रही है। जैसे दीवार के अंदर एक ईंट का एक साइज है, इसकी लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी है ना, और ऊंचाई इतनी, उसका एक वॉल्यूम होता है ना, उसका एक क्या नाम है, एक वो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार जोड़ते ले जा रहे हैं आप, या ईंटों का चट्टा लगा रहे हैं आप, है ना, ईंटों का चट्टा आपने लगा दिया, तो उसमें जो पूरा ईंटों का जो चट्टा लगाया आपने, तो उसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या, एक ईंट है। देखा होगा जब घर बनता है तो ईंटों का चट्टा लगा रहता है, तो उसमें से एक ईंट निकाल लो तो ये यूनिट सेल है। तो ऐसे ही पूरे ईंट के चट्टों को क्या मान लो आप, पूरा एक सॉलिड मान लो। ऐसे ही क्या है, ये पूरा क्या है आपका क्रिस्टल का क्या नाम क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। तो ये क्रिस्टल लैटिस में ये चीज देख रहे हैं, जैसे ईंट वहां पे रिपीट हो रही थी ना, तो हम देख रहे हैं कि ये वाला जो क्यूब्स है ना, ये रिपीट हो रहा है, एक क्यूब ये रहा, एक क्यूब ये रहा, एक क्यूब ये रहा, बहुत सारे क्यूब जो है यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। बोले अगर क्यूब से छोटी कोई यूनिट है, बोले नहीं है। अगर क्यूब को तोड़ोगे तो एटम में अलग अलग एटम पाए जाएंगे, है ना। तो ये क्यूब एक छोटा वाला अरेंजमेंट है। ये जो क्यूब है ना, एक छोटा सा क्यूब भी हो सकता है, क्यूब नहीं भी हो सकता। क्यूब कब होगा, जब आपकी इन तीनों साइड क्या होंगी, बराबर होंगी, है ना। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के यूनिट सेल होते हैं। तो जो बार बार चीजें रिपीट हो रही है उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिट सेल बोलते हैं। यूनिट सेल मिल मिलकर क्या बनता है, पूरा क्या बनता है, क्रिस्टल लैटिस बनता है। लैटिस कब बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं कि भैया ये लैटिस है ना, ये लैटिस है। अब इसमें एटम नहीं रखे, एटम रख दिए, लैटिस प्लस एटम मतलब स्पेस लैटिस प्लस एटम, क्रिस्टल लैटिस, है ना, ऐसे बोलेंगे। और ये क्या है आपके लैटिस पॉइंट है ना। तो ये तो हमारा वो जो हमारी फिगर थी वो काय की थी, एक तरीके से स्पेस लैटिस को समझाने के लिए और क्रिस्टल लैटिस को समझाने के लिए थी, ठीक है। तो यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेगुलर। हम बात कर रहे थे कि जो एमोर्फस होते हैं वो तो भैया रेगुलर होते ना, वो कैसे हुए हैं, इरेगुलर होते हैं। तो ये इरेगुलर होंगे तो ये कैसे हैं भैया, रेगुलर हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिपीटिंग पैटर्न होता है। जो कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं उसमें रिपीटिंग पैटर्न होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये ऐसे रखे हुए है ना, ये मैंने 1D बनाया, ये मैंने बना दिया 2D, ठीक है। 2D का मतलब क्या, ये एक्स एक्सिस में
ये मैंने वाई एक्सिस में रख दिए और ऊपर और मैं रख दूँ ऐसे जेड एक्सिस में, एक के ऊपर एक, ऐसे ऐसे चट्टे लगा दूँ मैं लगातार रखते हुए ऊपर, तो ये क्या हो जाएगी 3D में हो जाएगी। तो ये कहीं गड़बड़ा नहीं रहे ना, एक के बाद एक। तो अगर मैंने एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इसके ऊपर भी तो आएंगे, इसके ऊपर एक आएगा, एक ये आएगा, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर, तो 2 नीचे 2 ऊपर 4, ऐसे 2 नीचे 2 ऊपर 4 हो जाएंगे इस तरीके से। तो वो ये जो पोर्शन है हमने इन चारों का, 4 नीचे 4 ऊपर, 8 का एक हमने यूनिट सेल बना लिया, यूनिट सेल मान लिया, कहना कि ऐसा यूनिट सेल बार बार रिपीट हो रहा है। तो 3D अरेंजमेंट जो होता है, 1D नहीं 2D नहीं, 3D अरेंजमेंट। 3D समझे आप, पहले बॉल्स को ऐसे रख लो, सारी बॉल्स को ऐसे 1D, फिर ऐसे भी रख लो तो 2D हो गया, इसका आप एरिया निकाल सकते हैं। अब इसके ऊपर लगातार कई सारी लेयर रख दो ऐसे, या एक ही लेयर रख दो, अभी एक लेयर रख दो, एक लेयर नीचे एक लेयर ऊपर, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि अब हाइट में भी आ गया ना, इधर जेड एक्सिस में भी आ गया, तो क्या हो जाएगा 3D। जो 3D अरेंजमेंट होता है, रिपीटिंग 3D अरेंजमेंट होता है किसी क्रिस्टल लैटिस का, वो क्या होता है, वो यूनिट सेल होता है, बार बार रिपीट करता है, बार बार रिपीट करके आप सबसे स्मॉलेस्ट, ये देखो ये 4 का ये बन गया, 4 का ये बन गया, 4 का, ऐसा लग रहा है कि 4 बार लगातार रिपीट हो रहा है, ऐसा फील होगा कि 4 बार रिपीट हो रहा है। तो इस खाली इस पे स्टडी कर लेंगे, इसको बोलेंगे यूनिट सेल, ठीक है। तो कांस्टेंट पार्टिकल क्या होंगे, वो लगातार क्या होंगे, रिपीटिंग पैटर्न में होते हैं, काय के अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, ठीक है। जो इज द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल इन क्रिस्टल इज रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली इन विच ईच पार्टिकल इज, यहाँ पे दिखाया गया पॉइंट की फॉर्म में, ठीक है। वो जो हमने पिक्चर दिखाई थी, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। तो ये क्या चीज है आपका, ये आपका क्रिस्टल लैटिस है। यहां पे आपने एटम लगा दिए इन पॉइंटों पे, पहले स्पेस लैटिस था, यहां पे लगाने के बाद क्या हो गया, अब ये क्रिस्टल लैटिस का लगा, सब पे लगा दो उस तरीके से, है ना, ठीक है। ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। अब इनका जो 3D अरेंजमेंट था हमने पीछे देखा, वो 3D अरेंजमेंट क्या कहलाता है आपका, क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। तो ऐसे जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं, उस क्रिस्टल लैटिस में हमें यूनिट सेल मिलता है देखने को। जब क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा तो हमें ये लग रहा है कि ये पार्ट जो है, ये ऐसा यूनिट सेल, देखिए ऐसे, इसको देखिए जो मैंने ब्लैक कर रखा है, ये ऐसा रिपीट हो रहा है, यहां हो रहा है ना, और देखिए और कहां पर है दूसरा, ऐसे कई सारे रिपीट हो रहे हैं, ये देखिए ये बोले ऐसे क्यूब जैसे लगातार रिपीट हो रहे हैं। 2 तो ये दिखाई देगा आपको, है ना, क्यों, यहां से थोड़ा सा मिटा देंगे, फालतू मिटे लग गया हमसे। ऐसे ये है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक इसके पीछे ये रहा, इसके पीछे ये रहा, इसके ऊपर ये रहा, देखो ये रहा, ये बना देता हूं मैं, दिख गया इसके ऊपर ना, दिखा, इसके ऊपर ये रहा, एक इसके ऊपर एक ये रहा पीछे, ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल है नहीं है। तो ये जो क्या चीज है, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में हम देख रहे हैं कि ऐसे ये जो क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है, इसके लगातार ये रिपीटिंग उससे बना हुआ है, रिपीटिंग यूनिट सेल से मिलकर बना हुआ है ना, रिपीटिंग से मिलकर बना हुआ है ये वाला, ठीक है। तो वो यूनिट सेल ये रहा, यूनिट सेल को भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो टोटल मिला के अब अगर आपको इस किसी भी क्रिस्टल लैटिस के बारे में जानना है, तो आप पूरे की स्टडी मत करो, एक को पकड़ लो, एक को निकाल लो बाहर, यूनिट सेल को, इसके बारे में स्टडी कर लो, इस यूनिट सेल के बारे में स्टडी कर लो, आपको पूरे के बारे में खबर हो जाएगी कि ये जो क्रिस्टल है ना, ये कैसा है, ठीक है। इसके बारे में अगर आपने गुणा भाग कर ली, इसके बारे में जानकारी हासिल कर ली, तो इसमें बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो, सब यही तो है मेन, है। जैसे किसी आदमी का क्या नाम है, DNA हो भैया, है ना, कोई भी चीज़ के नाम है यूनिट सेल, मतलब दीवार है तो उसकी एक ईंट निकाल लो, है ना, कौन सी ईंट लगी हुई है उस हिसाब से बता देगी कि कितनी ईंटें लगी हुई है, उसके मल्टीप्लाई करके लगा देगी कि भैया इतना एरिया है, एक ईंट का एरिया निकाल लेंगे, सबका एरिया निकाल लेंगे, मतलब एक यूनिट सेल उस पूरे क्रिस्टल लैटिस की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देगा। इतनी बात समझ में आ गई, तमन्ना, ठीक है। उसकी तबीयत ठीक ना हुई, इसकी नायपुरे में जो लड़की वो ना हुई ठीक, खबर रखते रहिए उसकी, क्या यहाँ तक चल रही, कहीं ऑक्सीजन की जरूरत तो ना पड़ रही है, क्योंकि बुरी बात कोई है, जो बात है अभी पहले बहुत जरूरत पड़ी थी, ऑक्सीजन तो कोई किसी को दे भी नहीं सकता है, जैसे ब्लड दे दे, है ना। तो ये यूनिट सेल है। यूनिट सेल की बात क्या, अब पूरा
पूरा जो सॉलिड है, सॉलिड को क्या बोलते हैं भैया, इनका एक क्रिस्टल लैटिस होता है। क्रिस्टल लैटिस काय के बने होते हैं, यूनिट सेल के, रिपीटिंग बहुत सारे यूनिट सेल मिल के क्या बनेंगे, क्रिस्टल लैटिस बना देंगे। अब यूनिट सेल के बारे में भी स्टडी कर लो तो पूरा जानकारी हासिल हो जाएगी। तो ये आपका कौन है, यूनिट सेल है। मैंने एक उठा के यहाँ यूनिट सेल को मिल आया। तो यूनिट सेल में क्या है, ये एनसीईआरटी की पिक्चर है। तो इधर देखो आप, ये देखो ये और ये वाली लाइन देखो, ये वाली है ना, ठीक है। तो ये क्या है इसका, मान लो ये कोई एक एज ये है इसकी, एक ये है और एक ये है। आ रही बात समझ में, दिख रही है, एक्स वाई जेड एक्सेस दिख रही है आपको, डैश डैश से, है ना। तो मानो मैंने किसी को भी ले लो, एक मैंने इसको ए मान लिया, ये ए हो गई, और ये क्या हो गई, बी, और ये क्या हो गई, सी। या इन्होंने यहां बी मान रखा है, इसको हम सी मान लें, ठीक है। इसे मान लो, इसको क्यूब मान लो, इसको ये क्यूब है ना। तो क्यूब में क्या होगा, देखो इसे कोने को देख लो यहाँ पे एक तरीके से, ये देख रहे हैं आप, ये एक ये है, एक ये है और एक ये चीज है। हरी बात समझ में, आप इसको इस तरीके देखिए, ये जो है रखा हुआ यहाँ पे, ये इसकी बात कर रहे हैं, इसकी, ये वाली एज की। ये वाली एज कौन सी हो गई, ये रही, है ना, ये वाली एज, ये तीन है। इसे आप कौन सी एक्सिस मानोगे बताओ, इसे मैं एक्स एक्सिस मान रहा हूँ, चलो है, इसे वाई एक्सिस, और इसे कौन सी, जेड एक्सिस। तो तीन एक्सिस हैं। तो ये जो, अगर इस यूनिट सेल के बारे में अगर किसी को बताना है, तो अगर इनके बारे में आपको पता है कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ की क्या बराबर है, छोटी बड़ी है, कैसी है, हो सकता है कि तीनों बराबर हो, ये भी है बराबर इसके और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने इसको ए बी सी कह दिया, इन तीनों को। कुछ यूनिट सेल के अंदर तीनों बराबर होंगे, ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू क्या होगा, सी होगा। हो सकता है कि ए इज इक्वल टू बी ना हो और ना बी इज इक्वल टू सी हो, तीनों की जो है बराबर ना हो। अगर जैसे ये पूरा क्यूब नहीं है ये वाला, एक मान लो मैंने यूनिट सेल लिया, बराबर तो नहीं है, इसकी ये लेंथ बराबर है ना, हाइट थोड़ी कम है इसकी, पूरा क्यूब नहीं है ना ये, हाइट थोड़ी क्या है इसकी, कम है। तो यूनिट सेल क्या होगा, किसी की तीनों बराबर होंगी, किसी की तीनों बराबर नहीं होगी। एल इंटू है ना लेंथ, ये तीनों, ये हाइट कह लो, ये लेंथ कह लो, ये ब्रेथ कह लो, है ना। तो यूनिट सेल की बारे में जो हम प्रॉपर्टी बताएंगे वो तीन पैरामीटर तो ये हैं, कौन, ये वाले एज, है ना। दूसरा क्या है, एंगल। एंगल कैसे, इसके और इसके बीच में एंगल क्या है, यहां पर तो बिल्कुल 90 दिख रहा है, देखो इसके अंदर 90 है ना। ये 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर, ये 90 है, 90 है ना। इसके और इसके बीच में क्या है, 90, इसके बीच में 90 है, और इसके और इसके बीच में क्या है, 90। अब जरूर नहीं कि 90 हो, हर यूनिट सेल के अंदर 90 ना हो। तो यूनिट सेल जैसे अलग अलग होंगे, ऐसे ही आपका जो क्रिस्टल लैटिस है वो भी अलग अलग होगा। तो 6 पैरामीटर मान लो, कौन को 3 पैरामीटर कौन से आपके, ए बी सी, तीन तो साइड हो गई आपकी, ये डिफरेंट हो सकती है, सेम हो सकती है, और एंगल हो सकते हैं, है ना। इस तरीके से ये मामला होता है। तो देखो ये अब कैसे लेंगे, एंगल ले लेंगे अल्फा बीटा गामा। तो हम क्या करेंगे, जहां पे जो सी साइड हम ए लेंगे उसके सामने वाला एंगल को क्या मान लेंगे, अल्फा। अब इन्होंने एंगल ए क्या ले रखा, ये एनसीईआरटी वालों ये ले रखा ए है नहीं, ए है ना। ये ए कौन सी वाली लाइन है, ये वाली, ये ए है, तो इसके सामने वाला एंगल क्या जाएगा, अल्फा, है ना। ये बी लिया इसको, इसके सामने वाला एंगल कौन सा जाएगा, ये वाला बीटा। ये क्या लिया उन्होंने, सी, ये क्या हो जाएगा, गामा। तो अल्फा बीटा और कौन, गामा। तो अल्फा बीटा गामा कहां से ले लें, जो ए लो, ए के सामने वाले को ले लो अल्फा, बी वाली जो साइड है उसको ले लो बीटा, और सी के सामने वाले को ले लो गामा। तो ये तीनों एंगल हो सकता है 90 हो सकता है 90 ना हो, अलग अलग होते हैं अलग अलग यूनिट सेल के अंदर। हाँ, जो क्यूब होगा उसके अंदर भैया कितने होंगे, 90 होंगे तीनों, और तीनों साइडें बराबर होंगी। मोस्टली हम क्या पढ़ेंगे, मेन हम क्यूब ही पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, क्यूब ही हमारे सिलेबस में ज्यादातर हम क्यूब ही पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा और भी पढ़ेंगे, लेकिन आगे जो हम पढ़ेंगे हम पूरा क्यूब ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूनिट सेल समझ में आ गया, क्या होता है यूनिट सेल, है ना। तो जैसे कि हम बात करें किसी लैटिस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो ईच पॉइंट इन लैटिस का लैटिस पॉइंट बारे में बात करें तो हम लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, ये होते हैं लैटिस पॉइंट, है ना।
ठीक है, लैटिस पॉइंट बोलते हैं या इनको लैटिस साइड बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये पता होनी चाहिए लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, लैटिस साइड क्या होते हैं। ठीक है, ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। मतलब क्या, ये जो आपका है, ये जो है, ये चीज जो है, ये क्या चीज है, क्या बोलते हैं इसको, लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड। इसमें हर लैटिस पॉइंट में और हर लैटिस साइड में क्या होगा, ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस, वो जाल क्रिस्टल लैटिस की बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंट वन कांस्टेंट पार्टिकल। जो पॉइंट लगा रहे हैं हम, उसका मतलब है वहां पे एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल वहां पे रखा हुआ है। ठीक है, तो मे भी वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और वो आयन भी हो सकता है। एटम होगा तो अलग बात होगी, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएगा, और आयन होगा तो वो आपका आयनिक सॉलिड हो जाएगा। एटम हो जाएगा तो मेटालिक सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या, लैटिस पॉइंट आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये रियल में कोई लाइन नहीं है, कोई धागा है, कुछ नहीं है ना। बस ये एक रिप्रेजेंट करने के लिए कि भैया ये पार्टिकल एक तरीके से जाल बनाने के लिए, मतलब एक दिखाने के लिए, ये एरिया पार्टिकल, ये एरिया पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल। तो इस पार्टिकल को ऐसे ना दिखाने से साफ पता नहीं चल पा रहा, तो ऐसे दिखा दिया, बोले एक पार्टिकल, एक पार्टिकल, एक पार्टिकल, एक पार्टिकल, ऐसे। एक्चुअली ये क्या होता है, टच कर रहे होते हैं मोस्टली। ये लाइन वाइन कुछ नहीं होती, लाइन तो इमेजिनरी है ना। तो लैटिस पॉइंट आर ज्वाइन बाय स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री दिखाने के लिए, लैटिस की ज्योमेट्री दिखाने के लिए, ज्योमेट्री दर्शाने के लिए वो हम स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं वहां पे। ठीक है, यूनिट सेल के बारे में क्या बात है, ये रहा यूनिट सेल, ये छोटा सा जो है यूनिट सेल तो है ना। यूनिट सेल अभी पीछे पड़े यूनिट सेल के बारे में। तो यूनिट सेल क्या है, देखो क्या है, इज डायमेंशन अलोंग द 3 एज ए बी सी। हमने क्या बोला, हमने बोल दिया भैया जो एज है वो क्या है, ए बी सी है ना, अभी बताया था हमने उस बॉक्स से, ए बी सी। तो दीज एज मे और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये जो एज है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हो सकती है। देखो यहाँ तो परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तीनों परपेंडिकुलर भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, अलग अलग क्रिस्टल लैटिस में अलग अलग यूनिट सेल होते हैं, उनकी अलग अलग ज्योमेट्री होती है, तो वो परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं और परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो जो एंगल होते हैं बिटवीन द एज, एंगल जो बताइए, जो अल्फा बीटा गामा की बात कर रहे हैं, जो वो होंगे क्या नाम है, वो 90 के बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तीनों बराबर भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते। हाँ, क्यूब में होते हैं, क्यूब में तीनों बराबर, और तीनों क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे उनको, जो ए के सामने वाला है तो उसको बोल देंगे अल्फा, जो बी ए के सामने वाला है, जो बी और सी के बीच में पड़ रहा ना, मैंने इसे ए मान लिया तो इसे बोलूंगा अल्फा, है ना, इसे मैंने बी मान लिया तो इसे बोलूंगा बीटा, इसे मैंने सी मान लिया तो इसे बोलूंगा मैं गामा, है ना। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। आगे इतनी बात समझ में। अब बात करते हैं प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल। थोड़ी देर में आपको बताने के लिए क्यूब पे आ जाता हूं कि हम यूनिट सेल हमने माना कि क्यूब है। क्यूब का मतलब क्या हो गया, क्यूब का मतलब ये है कि भैया इसकी क्यूब बनाने का सबसे तरीका ये, ऐसे स्क्वायर बनाओ, ऐसे बनाओ स्क्वायर, ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे ऐसे। जो ये ए है, ये आपका ए है, तो ये ए है तो ये भैया ये बी होगा। चलो मैं इसे ही कह लेता हूं, ये ए है, ये बी है, तो ए और बी बराबर है, तो मैं ए को ए कह दूं, और भैया ये जो सी है ये भी ए के बराबर है। तो तीनों साइड कितनी है, बराबर क्यूब में, है ना, तीनों साइड बराबर है। और जो ये आपका जो ऐसे ये परपेंडिकुलर एंगल है, ये भी क्या 90 है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या 90 है, इसके और इसके बीच में एंगल क्या है, वो भी 90 है, सारे एंगल 90 है। मतलब अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा है ना, और बीटा इज इक्वल टू क्या है, गामा। और ये कितने हैं, 90। और ए इज इक्वल टू क्या है, बी, और इज इक्वल टू सी, और ये किसके बराबर है, ये तीनों के तीनों आपस में बराबर है, एक ए बी के, बी सी के, सी पी के। तो कहते एक ही साइड कह दो, कुछ भी मान लो, सबको बी मान लो, सबको ए मान लो, सबको सी मान लो, है ना। तो ये सब किस में होगा, वो तो क्यूब में होता है। हर क्यूब में तो ऐसा होता है, क्यूब में तीनों एंगल बराबर और 90 डिग्री के, है ना, और तीनों के अंदर साइड जो है वो बराबर, वो क्यूब की बात कर रहे हैं। अब बात करें प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल ये होते हैं, ये आप इसको शुरुआत से ही आप इसको अपना रूम लेके चलिए, कमरा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये रूम है, आपका रूम है, ये रूम, इस रूम को मान लीजिए आप, जहां आप जिस रूम में बैठे उस रूम को मान लीजिए, ये रूम पे। तो ये अगर कॉर्नर पे आपके क्या होने हैं, आपके कॉर्नर पे अगर पार्टिकल है, पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी हो सकते हैं, जिस टाइप का आपका सॉलिड है। तो अगर सिर्फ कॉर्नर पे है
और कहीं पे नहीं लगे हुए, तो उनको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, है ना। और वहीं पे अगर ये क्यूब है तो भैया वो क्यूबिक हो जाएगा, क्यूबिक सेल हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ अगर कॉर्नर कॉर्नर पे लगे होते हैं, मानो कि आपके इस रूम में सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे पार्टिकल लगे हुए, ठीक है, सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे हमारे क्या है वो पार्टिकल लगे हुए, तो वो क्या हो जाएगा आपका प्रिमिटिव हो जाएगा। तो व्हेन कांस्टेंट पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली कहां पे, ऑन द कॉर्नर कॉर्नर पे होंगे, तो उनको क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। तो यूनिट सेल के सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे अगर लगे होंगे तो उसे बोलेंगे प्रिमिटिव या सिंपल भी बोलते हैं, सिंपल या प्रिमिटिव। आगे बात समझ, ठीक है। अब बात करते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड कैसे, अगर सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे लगे हुए, आप रूम पे सोचिए, ये रूम में है, ये रूम है पूरा ये वाला, ठीक है। अगर सिर्फ इसके कॉर्नर पे लगे हुए, यहाँ कॉर्नर पे, यहाँ कॉर्नर पे, कॉर्नर कितने 8 कॉर्नर है, तो भैया वो सिंपल वाला है। अगर कॉर्नर के अगर सेंटर पे लगे, कॉर्नर पे भी लगे हुए हों, कॉर्नर पे भी हो और सेंटर में भी हो, सेंटर कहां हो सकता है, इसके बिल्कुल कहां पे, इसके अंदर हो, एक बॉडी सेंटर हो सकता है, इसे खोल के देख लीजिए। तो इस रूम के अंदर यहाँ बीच में हो, मतलब आप ये रूम है आपका, यहाँ बीच में एक हो गोल गोल ऐसे टंगा हुआ लटका हुआ, ना ऊपर कुछ ना नीचे को, बीच में ऐसे हो, है ना, इसके अंदर हो, तो वो सेंटर में हो गया ना, हो गया। तो सेंटर में ये जो पूरी बॉडी है, इसके बॉडी के सेंटर में, तो उसे बोलेंगे बॉडी सेंटर। या तो उसके सेंटर में भी हो, कॉर्नर पे तो हो, सिंपल में सिर्फ कॉर्नर पे होंगे, और सेंटर वाले होंगे, सेंटर वाले में एक आता है बॉडी सेंटर, तो सिर्फ इसके अंदर ही अंदर होगा। इतनी बात समझ में आ गई बॉडी सेंटर में, ठीक है। एक होता है फेस पे, फेस क्या, ये रूम है, दीवार नहीं, ये 4 दीवार हैं, एक इधर एक इधर एक इधर इधर, 4 दीवार, एक छत और एक फर्श, टोटल कितने होंगे 6, 1 2 3 4 5 6, 6 क्या हो गए, फेस हो गए। कॉर्नर पे भी लगे हुए, और एक बीच में फेस के सेंटर में लगा हुआ है ऐसे, तो उससे बोलेंगे फेस वाला हो जाएगा, ये भी सेंटर हो जाएगा। और ये भी हो सकता है खाली 6 के 6 पे ना लगे, एक यहां लगा हो, एक यहां लगा हो, खाली 2 लगे हो बस, अपोजिट वाले पे लगे हो, और कॉर्नर पे भी हो, कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, कॉर्नर पे तो होगा, कॉर्नर पे है और यहां लगा हुआ, यहां लगा हुआ है, इसको बोलते हैं एंड सेंटर। एंड सेंटर जरूरी नहीं कि यहीं लगे हो, इन्हें हटा दो, यहां लगे हो, यहां लगे हो, कोई से भी 2 अपोजिट में लगे हो, चाहे यहां लगे हो चाहे लगे हो। एंड सेंटर समझ में आ गया, बॉडी सेंटर समझ में आ गया, फेस सेंटर समझ में आ गया। तो ये और प्रिमिटिव क्या होते हैं, सिंपल वाले जो सिर्फ कॉर्नर पे लगे हो, है ना। तो प्रिमिटिव क्या, जो सिर्फ काय पे लगे हो, कॉर्नर पे। और सेंटर क्या हो, व्हेन यूनिट सेल कंटेन एक या मोर कांस्टेंट पार्टिकल कहां लगे हुए हो, कॉर्नर के अलावा, कॉर्नर के अलावा भी लगे हो, कहां लगे हो, कहीं भी लगे हो, कॉर्नर के अलावा, उनको क्या बोलेंगे, सेंटर्ड। वो कौन कौन से हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रिमिटिव तो क्या है, सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे लगा हुआ है, कॉर्नर पे अगर 8 के 8 कॉर्नर पे लगा हुआ है तो भैया वो क्या हो गया, सिंपल हो गया या प्रिमिटिव हो गया। हाँ सही बात है, सिंपल। अब इसमें क्या है, ये वाले सेंटर्ड वाले हैं, ये सिंपल नहीं है, ये सेंटर्ड है। सेंटर्ड में कौन कौन से वाले हैं, एक बॉडी सेंटर्ड, एक फेस सेंटर, एक एंड सेंटर्ड, है ना। ये बात हो गई ना हमारी, कौन कौन से होते हैं। चलिए यहां देखिए, ये सिंपल वाला है, ये प्रिमिटिव है, तो सिर्फ देखो कॉर्नर पे लगा हुआ है ना, कॉर्नर पे लगा हुआ है ना। अच्छा यहां पे आ जाइए, बेस सेंटर्ड, ये बेस, इसको बोल दो एंड सेंटर्ड बोलो। एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर का मतलब है जो अपोजिट, यहां पे कॉर्नर पे तो लगे हुए हैं और उसके साथ साथ 2 अपोजिट एंड पे लगे हुए, तो इसको एंड सेंटर्ड बोल देंगे, है ना। बेस सेंटर को क्या बोलेंगे, एंड सेंटर लिखा रहता है एनसीईआरटी में, एंड सेंटर्ड, ठीक है। अब इधर देखिए, इसके कॉर्नर पे तो है, 8 के 8 कॉर्नर पे तो है, प्रिमिटिव के बाद एक इसके बॉडी के अंदर, अंदर उसके पेट में, इस रूम के यहां बीच में, तो उसको क्या होगा, इस पूरी बॉडी के सेंटर में, तो उसे बोलेंगे बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। अगर ये क्यूब है तो भैया इसके साथ में ये लगा देंगे क्यूबिक, क्यूबिक क्यों जी। अब यू है, यू फेस सेंटर, इसके कॉर्नर पे तो है, देखो कॉर्नर पे है, यहां भी 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 है, और देखो इसके हर फेस पे है। ये फेस ऊपर वाला छत है, ये एरिया, ये उधर वाली दीवार, इधर वाली देखो, इधर वाली दीवार, यहां भी है देखो ये एरिया, इस दीवार का, ये दीवार है,
ये है। तो सारे कितने फेज हैं? 6। 6 के 6 फेज पे क्या है? पार्टिकल है। तो सारे के सारे 6 के 6 फेज होगा, उसे बोलेंगे फेज है, फेज सेंटर्ड। और अगर इसकी ज्योमेट्री A इज इक्वल टू बी और B इज इक्वल टू सी, मतलब ये बराबर हैं, तो ये क्यूबिक कहलाएगा। तो ये कहलाएगा आपका सिंपल क्यूबिक। तो ये क्यूबिक है, ठीक है, सिंपल वाला है ये। और ये वाला आपका एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। अगर आपका A इज इक्वल टू बी सी है और अल्फा इज इक्वल टू बीटा और बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू क्या है? 90। अब बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा? बॉडी सेंटर्ड में ये होगा भैया, ये बॉडी है, बॉडी के अंदर है ना। और अगर इसका क्या नाम है, इसकी ज्योमेट्री क्यूबिक है तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल हो जाएगा, है ना। और फेस सेंटर्ड क्या होगा भैया? कॉर्नर पे तो सब पे रहेगा, फेस पे भी है। और फेस कितने हैं? 4 तो ये रहा, एक ये रहा, एक नीचे ये रहा, 6 हो गए, ठीक है। अब देखिए बात ये हो रही थी क्यूबिक की। अब जरूरी कोई क्यूबिक हो, तो हमने कहा टाइप तो ये होते हैं। अगर कोई क्यूबिक भी होगा तो इतने टाइप के होंगे। सिंपल वाला होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, ऐसे हो जाएगा। ये सिंपल वाला है, ये कैसा वाला है? एंड सेंटर्ड है। ये कैसा है? बॉडी सेंटर्ड। और ये कैसा है? फेस। तो ये इसकी ज्योमेट्री क्यूबिक भी हो सकती है ना। टाइप तो यही होंगे, एंड सेंटर ये सब होंगे। अब लेकिन इसकी ज्योमेट्री भी डिफरेंस होती है। अगर ज्योमेट्री ये ज्योमेट्री इस तरीके से है तो क्या होगा? ये क्यूबिक होंगे यूनिट सेल। और जरूरी नहीं है ये तो है क्यूबिक। अगर क्यूबिक कब होंगे? जब और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, तीनों एंगल कितने होंगे? 90 डिग्री के। तो वो क्या यूनिट सेल क्या हो जाएगा आपका? क्यूबिक। सिंपल कब होगा? सिंपल जब होगा जब आपके सिर्फ कॉर्नर पे लगा होगा। तो इसको तो सिंपल है ना, ये सिंपल तब होगा अगर यहां बॉडी में आ जाएगा तो यार, तो इसे बोलेंगे सिंपल क्यूबिक सेल। सेंटर तो है नहीं। अब जब बॉडी पे आ जाएगा, यहाँ पे बॉडी के बीच में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। सेल बोलते हैं यूनिट सेल को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसमें अब बात हम उसकी नहीं पढ़ रहे, सिंपल की बात नहीं पढ़ रहे, हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये ज्योमेट्री है, तो ये तो क्यूबिक की हो गई। क्यूबिक में कितना है? ज्योमेट्री इस तरह से होगी। ज्योमेट्री क्या होती है? लेंथ वगैरह और एंगल वगैरह। यहाँ पे लेंथ इतनी है और एंगल इतना है। अब यहाँ पे क्या है? ये सिंपल, ये इसको बोलेंगे आप क्यूबिक। अब इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे आपको टेट्रागोनल। टेट्रागोनल कब बोलते हैं? आपका ये देखिए, ये एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये कुछ थोड़ा बड़ा नहीं लग रही हाइट, है ना। तो इसका मतलब जो है, ये जो आपका सी कह लो हाइट को, है ना, ये इसको ए कह लो, इसको बी कह लो। बोले ए और बी तो बराबर है, ए और बी तो बराबर है, सी बराबर ना है। सी बस इज नॉट इक्वल टू ए और बी। ए और बी के बराबर है ही ना। क्यों मेजामिन? है ही ना, वो क्या करें। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा, कहने का मतलब है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। एंगल तो अभी भी 90 डिग्री तीनों का, इसका भी 90 है भैया, इसका भी 90 है, इसका भी 90 है। एंगल तीनों का 90 डिग्री है ना, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका? ऐसे वाले क्या बोलते हैं? टेट्रागोनल। ये क्यूबिक हो गया, ये टेट्रागोनल। तो यूनिट सेल की ज्योमेट्री अलग अलग हो सकती है ना। अब देखिए यहाँ पे आगे देखिए, ये क्या है? ऑर्थोरोम्बिक है। ऑर्थोरोम्बिक में क्या है? अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। मतलब ये एंगल बराबर नहीं है, ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है, ये थोड़ा कम छोटा है। इस तरीके का यूनिट सेल है, ज्योमेट्री अलग है। तो ऐसे वाले को जब तीनों एंगल बराबर नहीं, तीनों साइड बराबर नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोरोम्बिक। और लेकिन अभी भी क्या है? एंगल वही है 90 डिग्री, है ना। इसको देखिए वाले को, हेक्सागोनल को। हेक्सागोनल में क्या है? अल्फा, पहले साइड की बात कर ले, ए इज इक्वल टू बी तो है, ये वाली साइड के बराबर तो है, लेकिन ये वाली साइड देखो, ये वाली साइड ये डिफरेंट है, तो देखो इज नॉट इक्वल टू सी, है ना। बात एंगल कर लें। एंगल देखो, ये वाला एंगल तो 120 है, ये वाला एंगल तो 120 है। देखो ये गामा कितना है? 120। बाकी दो एंगल कहते कितने इसके? बाकी दो एंगल इसके 90 है। यहाँ पे ऐसे आगे पढ़ेंगे तो ये कितना है? ये इसके साथ 90, इसके साथ 90, ऐसे है ना। ये तो 90 है ना, ये तो ये इसके साथ भी 90 है, इसके साथ भी 90 है। लेकिन ये कितना है? ये दोनों देखो, ये इसे ए कह लो, मैं
इसे मैं बी कह लूँ, इसे सी कह लूँ। ए और सी में एंगल क्या है 90, है ना, और बी में और सी में एंगल क्या है 90, लेकिन ए में और बी में एंगल क्या है 120। ठीक है, तो गामा कितना है 120। तो एंगल यहाँ पे दो तो 90 है, लेकिन एक कितना है 120। इसको क्या बोलते हैं हेक्सागोनल, है ना। ये कौन सा है रोम्बोहेड्रल, हाँ रोम्बोहेड्रल। तेरा नाम बचपन का रोम्बो ही तो था, है इंस्टाग्राम पर देखा था मैं रोम्बो। तेने वो स्टैंड जो करता था ऐसा वाला बाइक वैसे करते। रोम्बोहेड्रल में क्या है देखो, ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, या इक्वल टू है, मतलब ये एंगल ये बराबर है ए बी सी, लेकिन इनका साइज देखो कैसा, एंगल देखो, एंगल 90 नहीं है, ये तिरछा हो गया ना, रोम्बिक टाइप का हो गया, तो ये इसको रोम्बिक है ना, रोम्बोहेड्रल। तो ये साइड तो बराबर है लेंथ में, लेकिन एंगल जो है एंगल बराबर है लेकिन 90 नहीं है, बराबर है लेकिन 90 नहीं है। अब देखो मोनोक्लिनिक, क्लिनिक जानते हो, क्लिनिक मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक में क्या नाम है, ए इज इक्वल टू बी तो है, ये साइड तो बराबर है, लेकिन ये नहीं है, सी वाली साइड बराबर नहीं है, सी थोड़ी साइड बड़ी है ना। और अल्फा इज इक्वल टू गामा के बराबर है 90 के, लेकिन बीटा 90 नहीं है ना। अच्छा, अब देखो ट्राइक्लिनिक में तीनों साइड बराबर नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और एंगल भी क्या है 90 के बराबर नहीं है। अब ये सोच रहे होगा ये कैसे याद होंगे, ये तो बड़े मुश्किल काम है ना। देखो इसे याद भी कराते हैं इसे। ये कितने टाइप के हैं ज्योमेट्रिक यूनिट सेल, कितने टाइप के हैं, 7 है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी तो तरह तरह के होते हैं। ये तो मैंने अब सिंपल बात कर दूं, प्रिमिटिव की बात कर दूं, सबका मॉडल इनके कॉर्नर पे लगा हुआ है, इनके सबके काय पे लगा हुआ है कॉर्नर पे, तो भी प्रिमिटिव हो जाएंगे। इनके बॉडी सेंटर में लगेगा तो अलग अलग भी हो जाएंगे। तो लेकिन सबके सब लोग नहीं पाए जाते, ये नहीं कि सबके सब फेस सेंटर, सबके पास फेस सेंटर होगा, सबके पास बॉडी सेंटर होगा, सबके पास एंड सेंटर होगा। कुछ ज्योमेट्री में बॉडी सेंटर है, कुछ में फेस सेंटर है, और कुछ में तीनों चारों हैं, है ना। तो कुल मिला के 14 ब्रेविलेटिस होते हैं। ब्रेविस साइंटिस्ट था, मैथ का बंदे का, मैथमेटिशियन था, ब्रेविस लेटिस ऐसे लिखा रहता है, ब्रेवे नाम उसका, ब्रेविलेटिस। तो 14 तरह के ब्रेविलेटिस होंगे। ये वाली ज्योमेट्री है 7 तरह की, और इसमें तरह तरह के प्रकार पाए जाते हैं। सिंपल हो सकता है, बॉडी सेंटर हो सकता है, जैसे इसके हमने पढ़े ना, इसके ऐसे सबके टोटल मिला के 14 पाए जाते हैं, आपके एनसीईआरटी में दे रखे है ना। ठीक है, इस तरीके से। अब ये किसके एंगल किस में क्या है, ये थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ये समझ में नहीं आने की बात है ना। देखो इसको कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले वाला कौन था हमारा, क्यूबिक था। दूसरा वाला क्या था, टेट्रागोनल था। सारे बताओ मुझे, हैं? इसकी ट्रिक क्या है, सीटीओ क्या है, एक कंपनी है, हार मत जीत जा, सीटीओ हार मत। ऐसे भी पढ़ा तो लड़का बोला सर ऐसे भी तो हो सकता है, क्या, कट्टो हार मत, कट्टो हार मत, मैं तो सही कह रहा, कट्टो हार मत ऐसे। तो C4 क्या है बताओ मुझे, क्यूबिक। P4 क्या है, और O4 क्या है, H4, R4, M4 मोनोक्लिनिक, T4 ट्राइक्लिनिक। तो अब हम इनके एंगल पता कैसे हो, किसका क्या एंगल है। तो सबके पहले साइड लिख दे, सबको बराबर करके लिख दो। तो आपको थोड़ा सा एक सीरीज बना के याद करना पड़ेगा, ये सीटीओ हार मत ऐसे करके लिख दो आप। तो इसको आपको पहले साइड की बात करें ना, साइड देखो, साइड में इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, सी टी, एक काट देंगे सी वाला, है ना, इसे काट देंगे, फिर 2 काट देंगे, सी टी ओ,
है ना, ठीक है, 2 काट दिए, फिर एक ओपन कर देंगे, ये वाला ओपन कर देंगे, देखो ये ओपन कर दिया, बराबर कर दिया, ये नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर दोनों ओपन कर देंगे, फिर क्या करेंगे, फिर एक बंद कर देंगे, फिर दोनों बंद कर देंगे। आई बात समझ में? तो क्या लगना है, CTO हार्मन। फिर दोबारा देखो, पहले क्या करेंगे, एक बंद, फिर दोनों बंद, फिर एक खोलेंगे, फिर दूसरा भी खोल देंगे, फिर एक बंद, फिर दोनों बंद। देखो तो पहले तीनों बराबर, पहले एक बंद, फिर दोनों बंद, फिर एक खोल देंगे, एक बंद रखेंगे, दोनों खोल देंगे, फिर एक बंद। बताओ हो गए नहीं हो गए? ऐसे होते हैं, ऐसे करें। अब बात करते हैं अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा, ये मेन याद करने होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। CTO हार्मन, कट्टो हार्मन, CO2 हार्मन, ठीक है। देखो पहले वाले तीनों बराबर 90 के बराबर, दूसरे वाले तीनों बराबर 90 के बराबर, तीसरे वाले में तीनों बराबर 90 के बराबर। तो 3 तक तो कोई बात ही नहीं करनी, 3 तक तो कोई हमें बात ही नहीं करनी, तो तीनों के बराबर और 90 के बराबर, है ना, ठीक है। तीनों का के बराबर 90 के बराबर, और कितना है 3 के बराबर, और तीनों बराबर 90 के बराबर। फोर्थ वाला 2 बराबर, तीसरा 2 बराबर आपके 2 90 के बराबर, तीसरा वाला 120 के बराबर। फिर अगले में देखिए, तीनों बराबर तो हैं लेकिन 90 के बराबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, देखो ये मोनोक्लिनिक है, ये ट्राइक्लिनिक है ना। तो मोनोक्लिनिक में आपका एक 90 के बराबर नहीं होगा, मोनो मतलब एक, ऐसे करके याद रखो ट्रिक बना के, मोनोक्लिनिक में एक 90 के बराबर नहीं होगा, और ट्राइक्लिनिक में तीनों ही 90 के बराबर नहीं रहेंगे। तो मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक के एंगल याद रहेंगे नहीं रहेंगे, याद है ना। मोनोक्लिनिक में ये आपका मोनोक्लिनिक, और ये आपका ट्राइक्लिनिक, लास्ट वाला है हार्मत, एम्प्टी, है ना। तो टी वाला जो है इसमें क्या है, तीनों जो है कैसे हैं 90 के बराबर नहीं, तीनों बराबर नहीं है, तीनों 90 के बराबर नहीं है, ठीक है। और खुद आपस में भी बराबर नहीं है, मतलब ये नहीं कि कोई तीनों अगर 50 है या 60 है तो क्या नाम है वो बराबर होंगे, सब 60-60 होंगे, मैं चलो 90 के बराबर नहीं, 60-60 होंगे, आपस में भी बराबर नहीं है और 90 भी नहीं है वो, ठीक है। किसमें, इसमें ना अल्फा बराबर बीटा, ना बीटा बराबर गामा, किसमें ट्राई, मतलब तीनों के तीनों बराबर नहीं, आपस में तीनों के तीनों 90 बराबर नहीं। आ जाइए मोनोक्लिनिक पे, मोनोक्लिनिक में एक, मोनो मतलब एक 90 के बराबर नहीं है और वो उनके बराबर भी नहीं है, बाकी दो तो हैं, बाकी दो तो 90 के बराबर हैं और दोनों आपस में ही बराबर हैं, ये याद हो जाएगा। अब इस पर आइए रोम्बोहेड्रल और इसकी बात करने वाले हैं बस हम। बाकी 3 कैसे हैं, 3 तो भैया तीनों बराबर और 90 के बराबर, तीनों एंगल बराबर और 90 के बराबर, शुरू के 3। अब इस पे आ जाते हैं हम हेक्सागोनल पे। हेक्सागोनल पे आपको पता है ये वाला एंगल 120 का होता है, ये वाला एंगल 120 का होता है, बाकी कितने को होता है 90 के होते हैं, 2 90 के, एक 120 के। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल तो पिक्चर बिल्कुल अलग ही है, ये हेक्सागोनल होता है, ये एंगल जो होता है ना किसी सर्किल का ऐसे ऐसे, ये जो होते हैं 120 120 120 120, ये ऐसे 120 करके 360 होंगे ऐसे करके, सॉरी 360 नहीं होंगे, ये 120 होते हैं। अगर यहाँ सर्किल बनेगा ऐसे ऐसे तब ये इतना पार्ट होगा 120, अगर सर्किल ऐसे बनाओगे 360 है ना, ये देखा ना, ये 360 सर्किल है तो इतना, इसका कितना आ रहा है 120 में आ रहा है ना। तो ये तो 120 में है, इसमें हेक्सागोनल में तो तीनों कितने 90 के बराबर, तीनों बराबर। अब जैसे ही हेक्सागोनल की बात आएगी तो हम कहेंगे भैया इसमें एक 120 है तो 90 है, ठीक है। अब इसकी बात करें रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल में कोई 90 का नहीं होगा, देखो सब ऐसे ऐसे, कोई 90 का होगा लेकिन एंगल बराबर है। रोम्बोहेड्रल में देखिए, रोम्बोहेड्रल क्या रहता है, साइडें बराबर होती हैं और एंगल बराबर होते हैं। साइड रोम्बोहेड्रल में साइडें बराबर, रोम्बोहेड्रल का बिल्कुल अलग से याद रखो। रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, साइडें बराबर होती हैं और एंगल बराबर होता है, लेकिन एंगल 90 नहीं होता, ठीक है। और मोनोक्लिनिक का याद हो गया, मोनोक्लिनिक में और ट्राइक्लिनिक में, और ट्राइक्लिनिक में तीनों को तीनों आपस में बराबर नहीं और तीनों को तीनों 90 के नहीं। मोनोक्लिनिक में बोले भाई साहब एक बराबर नहीं उन दोनों के और वो 90 का भी नहीं है, बाकी दोनों वो कैसे हैं, बाकी कैसे वो बराबर हैं और 90 के।
तो अल्फा और गामा क्या है ना, ये है। तो ये जो आपने ये जो पढ़ना है ना आप टेट्रागोनल टेट्रागोनल, ये यहीं पे खत्म है। सिर्फ हम इसी के बारे में बात करेंगे आगे। तो जितना भी ये याद करने वाला मटेरियल है वो आपका ये है। तो मुझे बताओ ये याद हुआ, एंगल याद हुए इसके? ये सही है बिल्कुल अपना, ये ठीक, ये ठीक। तो यहाँ पे अल्फा बीटा कितना है 90, और अगले वाला उसे गामा मान लो, वो कितना है 120। ये कौन सा आपका ट्राइक्लिनिक? ट्राइक्लिनिक में तीनों इक्वल ना है और तीनों 90 के बराबर भी ना है। इसमें एक तो 90 के बराबर है, कोई सा किसी को मान लो, और दो कैसे हैं, सॉरी एक तो 90 के बराबर नहीं है और ना इनके इक्वल है, और दो इक्वल है, और दोनों किसके बराबर है 90 के। अब मैं कह रहा रोम्बोहेड्रल के तो एंगल भी सब बराबर, लेकिन 90 के बराबर नहीं है। बताओ सब याद हो गए नहीं हो गए, है ना? इस तरीके से यहाँ पे हम रोम्बोहेड्रल जो हम बातें पढ़ रहे हैं ना, वो यहीं पे खेल खत्म हो जाएगा। यहाँ पे अब आगे हम क्यूब के बारे में पढ़ेंगे, है ना? क्यूब के बारे में पढ़ेंगे, क्यूब क्या होगा। अब देखिए बॉडी सेंटर की बात हो गई हमारी। नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम की बात कर रहे हैं, यूनिट सेल के अंदर कितने होंगे। अब बात कर रहे हैं प्रिमिटिव की। प्रिमिटिव कैसा होता है? कॉर्नर्स पे होते हैं, सही बात है, कॉर्नर पे होते हैं, सिर्फ कॉर्नर पे हैं। तो कॉर्नर पे कितने होंगे? कॉर्नर के पहले बताओ, कॉर्नर कितने? 8 कॉर्नर है, 8। तो कितने यूनिट सेल होंगे? नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने होंगे? 8 ही होंगे। लेकिन यहां पे हम जो बात करेंगे ना, कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, इनके योगदान की बात करेंगे, कि इनके बाई मास देखेंगे कि बाई मास कितने होंगे, बाई मास कितने बैठेंगे। बाई मास बैठेगा 1। वो कैसे? आप ये कमरा है, इस कमरे को मान लीजिए, इसके बराबर में सेम ऐसा कमरा मान लीजिए, ये यूनिट सेल है एक, इसके बराबर में एक विजुअलाइज करिए कि ना, सोचिए, समझिए, इमेजिन करिए, यहाँ पे एक कमरा और है इसके बिल्कुल बराबर। इसको तो इमेजिन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे है ही कमरा एक, है ना, सेम। इसके ऊपर एक और इमेजिन करिए, एक कमरा और है इसके ऊपर, उस बराबर वाले के ऊपर समझिए, इसके ऊपर समझिए, इस कमरे के आगे एक कमरा है और उसके ऊपर भी एक कमरा, कमरे के ऊपर कमरा है ना, बहुत सारे कमरे। तो कमरे क्या है? ये एक यूनिट सेल है। तो मैं कह रहा हूं हमारा एक ही कमरा है वाला। तो ये हमारा कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे गोल स्फीयर की शेप में एक एटम लगा हुआ है। स्फेरिकल मानते हैं हम एटम को या पार्टिकल को, जो भी आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसे गोल स्फीयर की तरह मानते हैं। तो एक गोल स्फीयर है, तो ये कोना है, ये कोना इस कमरे में भी है, कोना इधर वाले कमरे में भी है, कोना ये वाला कोना, ये कोना उस कमरे में भी कॉमन है ना। एक ही पिलर पे हमने चारों कोने को बना रखे, इसमें कॉमन है ये कोना, ये वाला कोने की बात कर रहा हूं मैं। उधर वाले कमरे में ये कॉमन है, इधर वाले में कॉमन है ये, और इसके बराबर में, और इसके इस रूम के आगे और इसके बराबर में जो रूम है उसमें भी कॉमन है। तो 4 तो ये हो गए। 4 कैसे? देखो 2D में समझाता हूं पहले मैं आपको। ये रहे, इस कमरे में आप बैठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी, आप, है ना, ये वाला बराबर वाला कमरा, ये आपका ये दूसरा वाला रूम, आगे वाली क्लास, ये वाला। तो इस कॉमन कमरे की बात कर रहा हूं मैं। तो 4 कमरे ये हैं। तो ये मैं अगर यहां पे एटम लगा रहा हूं, तो ये 4 कमरों में बट रहा नहीं बट रहा है? कितना पार्ट बट रहा है इसका? 1/4। देखिए एक कमरे में तो 1/4 ही आ रहा है। अच्छा, अब 4 कमरे इसके ऊपर बना दो, 4 कमरे इसके ऊपर बना दो। आप कैसे बनेंगे? ऐसे, है ना, टेढ़े मेढ़े बन गए हमसे, तो समझ लो, सपोज कर लो। तो बताओ ये वाला कमरे जब 4 कमरे बनेंगे, इसके पर आप ऐसे सोचो, एक कमरा ये, एक ही, तो 4 कमरे ऊपर, तो ये वाला ये जो बंदा होगा ये छत के ऊपर पहुंच गया नहीं, और उन 4 कमरों में क्या पहुंच गया? फर्श वाला कोना, है ना। तो ये कोना 4 नीचे कॉमन होगा और 4 ऊपर, तो एक कोना 8 कमरों में थोड़ा निकल रहा होगा। थोड़ा सा यहाँ को निकल रहा होगा ऐसे, बोले थोड़ा सा पार्ट उधर निकल रहा होगा, या ऊपर सोच लो आप, है ना। तो क्या नाम है,
8 कमरों में है एक एटम। तो अगर ये कि यूनिट सेल है, ये कि यूनिट, ये 4 का समझ लो, 2D में समझ लो, 3D आप खुद समझ जाओगे ना। ठीक है, ठीक है, ये 2 कमरे मानो, तो मानो ये वाला कोना है ऐसे, ये 2 मैंने बना दिया ऐसे, यहां पे आप और बना दो, है ना। फिर ये इनकी छतें हैं ऐसी ऐसे, फिर ये 4 कमरे और बना दो इसके ऊपर। तो ये जैसे 4 में कॉमन है, 1 2 3 4 में कॉमन है ये ना, तो 4 ऊपर है। तो एक कोना जो है, एक कॉर्नर जो है 8 के अंदर कॉमन होता है। तो वहां पे अगर कॉर्नर पे एक एटम लगा होगा तो वो 8 रूम के अंदर दिखाई देगा, 8 रूम के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट। तो उसके एक स्पेयर का यहां पे कंट्रीब्यूशन कितना है एक यूनिट सेल के अंदर? 1/8 होगा। समझ में आ गई बात? तो कितने कॉर्नर पे लगे हुए हैं? एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये ओपन स्ट्रक्चर है। ओपन स्ट्रक्चर क्या मतलब? हमने यहां पे लाइन दिखा रखी है। एक्चुअली रियल में कैसे होता है, आप 4 बॉल रखिए, ये टच कर रही नहीं आपस में, है ना। 4 बॉल इसके ऊपर रख दीजिए आप, वो हो गया आपका एक यूनिट सेल। आप 4 बॉल ऐसे रखिए और 4 बॉल ऊपर रख दीजिए, ये होता है। ये आपस में टच कर रहे होते हैं, ये और ये आपस में टच कर रहे हैं ऐसे। लेकिन हम समझाने के लिए, बताने के लिए ये हमने लाइन दिखा रखी है कि एक ये है, एक ये है, एक ये है, ऐसा क्यूब सा बना रहे हैं। रियल में कैसे हो रहा है? टच कर रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं आपस में, कोई स्पेस नहीं होते हैं, है ना। ये मैंने ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम ओपन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं बुक्स के अंदर सब चीज़ों को समझने के लिए, है ना। तो ये प्रिमिटिव है। तो कितने कॉर्नर है इसमें? 8 कॉर्नर है। तो एक में कितना रोल है इसके अंदर? बाकी इससे 8 रूम भी तो अटैच है इस कॉर्नर से। 8 ये अकेला इसी के अंदर कोई है, 8 के अंदर और है। तो हर का कितना रोल है? मतलब इसके अंदर 1/8 पार्ट है, मतलब एक स्पेयर का 8वां टुकड़ा है, 1/8 पार्ट है इधर। तो 1/8 पार्ट यहाँ से, 1/8 यहाँ से, 1/8 यहाँ से, 1/8 यहाँ से, 1/8 यहाँ से। तो 8 जगह से 1/8 को जोड़ोगे तो एक बन जाएगा आपका एक स्पेयर। या फिर ये कह लो 8 कॉर्नर है और सब में क्या नाम है, सबका रोल कितना है? कंट्रीब्यूशन 1/8 का है बाई मास। तो कितना आ गया? 1। तो एक एटम का कंट्रीब्यूशन है बाई मास, उसका वजन जो है सिर्फ एक, इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है एक यूनिट सेल के अंदर कितना है? 1 का है। इतनी बात समझ में आ गई? और नहीं समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, याद रखो। आपसे ये नहीं कहेगा कि भैया बताओ खड़े हो गए, नीट का पेपर टिक बाद में लगाना, पहले बताओ कि कैसे कैसे हुआ, है ना। तो आपको क्या है? 1/8 होता है। कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। बस ये याद रखना है, कोई नहीं पूछने वाला कैसे होता है, क्यों होता है ना। टीचर बनो तो पढ़ लेना फिर आराम से, है ना। तो 1/8 रहता है, तब बात समझ में आ गई। तो सॉलिड स्टेट में चीजों को याद बहुत रखना है, पहले समझ लेनी है चीजों को, फिर समझने के बाद दोबारा ना किसी को समझानी है और ना खुद समझनी है, बस सीधा जल्दी से उनको याद रखना कि ये इतना होता है, इसकी पैकिंग फ्रैक्शन इतना होता है, इतना होता है, कभी चेंज नहीं होते ना वो। तो ये 1/8 है तो 1/8 ही रहेगा, 1/9 नहीं रहेगा। तो कॉर्नर पे जो कंट्रीब्यूशन है किसी एक यूनिट सेल के अंदर, कोई एटम लगा हुआ है, उसका कितना हिस्सा शामिल है इस यूनिट सेल के अंदर? बोले 1/8। बोले बाकी का है? बोले बाकी 8 में भी तो, जो 8 हिस्से भी तो जुड़ा हुआ है ये, है ना। तो ये हमारा था प्रिमिटिव, हो गया 1/8 का, हो गया यहाँ पे प्रिमिटिव का। तो 4 यूनिट सेल हम यहाँ पे सब बातें होंगी, तो उन्होंने लिख दिया यहाँ पे देखो 1/8, तो 1 का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये सब हमने पढ़ लिया ना। अब देखिए बॉडी सेंटर की बात करते हैं। बॉडी सेंटर में क्या होगा? चलिए बॉडी सेंटर पे चलते हैं हम। बॉडी सेंटर कैसा होगा भैया? प्रिमिटिव तो होगा, मतलब उसके सिंपल तो कॉर्नर पे तो होंगे, कॉर्नर के साथ साथ और कहाँ होंगे? सेंटर। कौन से वाले सेंटर पे? फेस सेंटर, बॉडी सेंटर? हाँ, फेस सेंटर क्या होता है, बॉडी सेंटर क्या होता है? ये फेस सेंटर है, मतलब छत का जो बीच है वो फेस सेंटर, दीवार का जो बीच है वो फेस सेंटर, इस दीवार का जो बीच है वो फेस सेंटर, इस फर्श का जो बीच में है, बीच वाला सेंटर वाला हिस्सा वो फेस सेंटर। ये बॉडी सेंटर की बात कर रहे हैं। बॉडी सेंटर का मतलब क्या है? इस पूरी बॉडी का सेंटर, मतलब बीच में, यहाँ बीचों बीच में बॉडी सेंटर। तो यहाँ पे ये बॉडी सेंटर, यहाँ। अब बॉडी सेंटर में ये टच नहीं होते क्योंकि बीच में आ जाता है। तो मान लो कोई एक बीच में और फिर ऐसे से लगे हुए,
है ना, तो ये बीच में आ जाता तो ये टच नहीं होते, ये टच हो रहे होते हैं, ये वाला टच हो रहा था ये। लेकिन ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर है, ओपन स्ट्रक्चर है, वो मैं दिखा दूंगा आपको सारे, है ना। अब याद रखिए ये क्या ओपन स्ट्रक्चर है ना ये। तो देखिए अब बीच में ये है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है इस यूनिट सेल के अंदर, ये पूरा का पूरा अंदर है। अगर कोई यहां पे कोई बीच में है तो इस रूम में तो है नहीं वो, ना इस रूम में, ना इन 8 रूम से कोई मतलब नहीं है, ना बराबर वाले से ना बाजू वाले से, पूरा का पूरा ये है। एक तो पूरा 100 वाला जो बॉडी सेंटर में, एक तो बीच में है, वो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन, पूरा का पूरा बाई मास, वो पूरा का पूरा वही है। एक तो ये हो जाएगा कंट्रीब्यूशन उसका, और बाकी क्या है, कॉर्नर वाले भी तो हैं। कॉर्नर कितने हैं 8, और उसका रोल कितना है 8 का कितना है 1/8 1/8 है। 1/8 कितनी बार है 8 बार है, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे टोटल मिला के 2। तो ये कैसा आपका बॉडी सेंटर्ड, और क्यू हमने ABC बराबर ली तो भैया क्यूबिक हो गया। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में क्या होता है 2 होते हैं, इसको Z भी बोलते हैं, Z नंबर ऑफ, है ना, बाई मास नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल। बॉडी सेंटर में कितने होंगे 2, और सिंपल में कितने होंगे 1, है ना। ये बातें याद रखनी है एकदम तेजी के साथ, क्योंकि एक बार हम लोग इसको पढ़ लेना है, फिर हमें इसको याद रखना है। देखिए बॉडी सेंटर में क्या हो गया, ये हो गया आपका, वो जो बॉडी के सेंटर में उसका तो 1 ही है, और एक वो जो 1/8 इसका भी 1 है कॉर्नर वाला, तो कॉर्नर वाला है एक वो है, तो कितना हो गया 2। तो देखिए ये पिक्चर देखिए कैसी वाली है इसकी, यहां देखिए ये जो है आपका, ये ओपन स्ट्रक्चर है, ये वाले जो है ये इस बार ये टच कर रहे हैं बीच वाले से, ये इससे थोड़ा थोड़ा टच नहीं कर रहा है, बच रहा है इस बार। सिंपल वाले में बिल्कुल टच कर रहा था, अब टच क्यों नहीं कर रहा है, बीच में पेट में कुछ आ गया इनके, ये फंस गया, ये देखो ये वाला ये बीच में ये आ गया, ये इनको मिलने नहीं दे रहा, ये मिल रहा है, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये टच करेगा बॉडी सेंटर में, ये टच करेगा, लेकिन ये वाला टच नहीं करेगा, हल्के से बचे रह जाएंगे। बीच में आ गया ना एक, देखो ये आ गया बीच में यूरिया, तो ये और ये टच नहीं कर रहा है, बच रहे हैं थोड़े से, ये देखो बच के बराबर निकल गए ये है। तो ये यहां से ये टच कर रहा है, देखो ये से टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है। तो बताओ ये रहा आपका एक, है ना, एक ये टाइप का। बोले ये कैसा है, बोले ये जो है ना ये वाला ये कॉर्नर पे है, कॉर्नर का इसमें 8वां टुकड़ा दिखा दिया, देखो एक 1/8 टुकड़ा दे दिया, 1/8 टुकड़ा, कॉर्नर वाले 1/8 टुकड़े काट के दिखा दिए रहे। बोले इसके अंदर इतने निकलेंगे, बस इस रूम के अंदर, इस यूनिट सेल के अंदर इतने होंगे, ये 8, ये 1/8 के टुकड़े हैं। और अंदर वाला कैसा है पूरा का पूरा, तो 1/8 को आप ऐड कर लो, तो 1/8 × 8 1 बैठेगा, ये रिया, और एक तो पूरा है, ये इसका पूरा कंडीशन 100% 1 है। तो टोटल कितने इसके अंदर एटम है, बाई मास कितने एटम है इसके अंदर, 2 जुड़े हुए। तो नंबर ऑफ एटम की बात करेंगे तो भैया उन्हें भी जोड़ने पड़ेंगे, मतलब हम बाई मास लेके चलते हैं, कहते तो नंबर ऑफ एटम कहते हैं, Z कहते हैं, लेकिन बाई मास कहते हैं, है ना। तो बात समझ में आ गई। तो बॉडी सेंटर्ड के लिए कितने बोलेंगे हम 2, और सिंपल के लिए 1। अब बात करते हैं हम फेस सेंटर की, है ना। फेस सेंटर में क्या है, कॉर्नर पे होगा कॉर्नर पे, कॉर्नर कितने भैया 8, अच्छा, और एक टाइप होगा, एक टाइप होगा, टोटल मिलाकर फेस कितने 6 फेस। तो 6 फेस पे तो कितने होंगे, एक, तो 6 तो फेस पे होंगे और कॉर्नर पे होंगे। कॉर्नर का तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, कॉर्नर पे 1/8 होता है, कॉर्नर कितने 8, और हर का क्या होगा, टुकड़ा कैसा होगा ये। तो ये इन सबको अगर जोड़ोगे तो एक गोल स्पेयर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। ये दिखा रखा कितना योगदान है इनका कॉर्नर पे, तो 8 इंटू कितना 1/8, तो कितना हो गया 1, तो इनका योगदान 1 है। अब बात कर रहे हैं कि नाम है इनकी फेस की। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूं इस दीवार पे लगा हुआ है, दीवार के सेंटर में लगा हुआ है, तो एक गोल स्पेयर जब दीवार में लगा होगा तो आधा तो इस कमरे में होगा और आधा उस कमरे में होगा, है ना। अब फेस में यहां लगा रहा हूं, इस पे अगर मैं यहां लगा रहा हूं इस क्लास के फर्श के ऊपर, तो आधा तो यहां निकल रहा होगा और आधा नीचे वाले रूम में होगा, या इस दीवार में लगाऊं। तो कंट्रीब्यूशन कितना है, अगर आपका फेस पे है, उसका कंट्रीब्यूशन, उसका योगदान कितना है, आधा, हाफ। छत पे लगा हुआ तो हाफ, तो जो इसका जो योगदान कितना है, हाफ है। ये ऐसे लगे हुए, तो ये मिल रहे हैं क्या, ये टच कर रहे हैं आपस में, इस बार ये टच नहीं कर रहे हैं। टच कौन से कर रहे हैं, ये वाला, देखो टच करते दिखा रहे हैं, ये टच कर रहे हैं, ये टच कर रहे हैं। फेस वाला और कॉर्नर वाले, कॉर्नर टच नहीं कर रहे, कॉर्नर टच नहीं कर रहे, कॉर्नर फेस ये टच कर रहे हैं। मतलब ये इधर वाला, एक उधर वाला, है ना, और बीच में कौन,
सेंटर वाला। ये और ये आपस में टच नहीं कर रहा है, ये कॉर्नर कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर बीच में और वो उधर वाला कॉर्नर, ये आपस में तीनों टच कर रहा है। ये देखो दिख रहा है आपको, है ना। ये आपका योगदान। तो ये जब आधा तो ऊपर होगा, ऊपर वाले रूम में, आधा नीचे वाले में, आधा ऊपर वाली यूनिट सेल में, आधा नीचे। जो फेस पे लग रहे होंगे उनका योगदान होता है आधा, और जो बॉडी के सेंटर में लग रहे हैं उनका पूरा 1, और जो कॉर्नर पे लग रहे थे उनका 1/8, 1/8, है ना। ठीक है, तो भैया ये लग गया यहाँ पे। तो कितना हो गया 1/8 से, तो ये हो गया। और फेस कितने हैं हमारे 6, लेकिन योगदान कितना है आधा। तो टोटल बाई मास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 ये हो गए और 1 ये हो गए। तो Z की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4। तो FCC में कितने होते हैं 4। तो FCC में एकदम तेजी के साथ, FCC एकदम ट्रिक, F से 4, F से FCC, ऐसे बना लो ट्रिक, है ना। FCC में क्या होते हैं 4 होते हैं, है ना। और सिंपल में कितने होते हैं 1, और बॉडी सेंटर में कितने होते हैं 2। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, एक एंड सेंटर और रह गया, एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। चलिए एंड सेंटर बताता हूं। एंड सेंटर का देखिए, कोई ये आपका यूनिट सेल है। एंड सेंटर की क्या डेफिनेशन बताई थी हमने, कॉर्नर पे होते हैं, है ना, कॉर्नर पे होते हैं। चलो अच्छी बात है, कॉर्नर पे होनी चाहिए। कॉर्नर पे कितना योगदान होगा 8 कॉर्नर होते हैं, लेकिन योगदान कितना होता है 1/8, तो मतलब 1 ही हो गया। और दूसरी बात, कॉर्नर के साथ साथ 2 अपोजिट फेस पे होते हैं बस। एंड सेंटर्ड में किस पे होते हैं 2 अपोजिट फेस पे होते हैं। 2 अपोजिट फेस कौन से, एक इसको ले लो, एक ये ले लो, चाहे इधर वाला चलो, चाहे इधर वाला ले लो, यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो। तो इनका कितना रोल है, ये 2 है खाली, और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है फेस पे, हाफ का। तो आधा ये और आधा ये मिलके कितने बन गए 1। तो 1 ये हो गया, 1 ये, तो इसका Z कितना हो गया 2। तो 2 किस किस का होता है, बॉडी सेंटर्ड कितना होता है, फेस सेंटर्ड, अच्छा, एंड सेंटर्ड, सिंपल, सिंपल क्यूब कहते हैं हमने, SCC सिंपल क्यूबिक सेंटर, एंड क्यूबिक सेंटर्ड, BCC बेस क्यूबिक सेंटर, बेस है ना, बॉडी सेंटर, सॉरी, ये FCC फेस सेंटर क्यूबिक। अगर मैं क्यूब में ले रहा हूं तो मैं CC लगा दूंगा। तो भैया इनका Z की वैल्यू ये होती है, ये याद रखना एकदम बढ़िया करके, है ना। ठीक है।